नमस्कार सभी छात्रों के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा इतिहास आज शुरू किया जाएगा। कल तक हम ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, तो इतिहास का ये फर्स्ट टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक में हम सबसे पहले ये समझेंगे इतिहास होती क्या चीज है, इतिहास के महत्व को समझेंगे, इतिहास के उद्देश्य को समझेंगे, इतिहास के स्रोत को समझेंगे और इतिहास को अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करके उसकी ब्रांचेस को समझेंगे। ओके, तो प्रिय छात्रों, ठीक है, आ जाइए। हाँ, आ जाइए भाई, मैं एडमिट कर रहा हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप आते रहिए। ठीक है, मैं टॉपिक के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। चलिए देखते हैं जरा इतिहास की शुरुआत। डालेंगे सभी छात्र हेडिंग। हिस्ट्री। बच्चों, हिस्ट्री शब्द जो है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरा से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरा से हुई है। हिस्टोरा जो है एक ग्रीक लेटर है। हिस्टोरा क्या है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस हिस्टोरा का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्टोरा का मतलब होता है टू नाउ, यानी कि जानना। हिस्टोरा का मतलब क्या होता है? टू नाउ, यानी कि जानना। तो जिस अतीत को हम जिस अतीत को हम अध्ययन के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। उसे इतिहास कहते हैं। आप देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसको कहेंगे? हेरोडोटस को। आप देखिए, इतिहास के पिता कौन होंगे? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। और इतिहास के पिता हेरोडोटस के द्वारा जो बुक लिखी गई है, वो कौन सी बुक है? हिस्टोरिका। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक किसको कहते हैं बच्चों? तो बताइए, हेरोडोटस को कहेंगे। किसको कहेंगे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी। ओके, इस पुस्तक का नाम होता है बच्चों हिस्टोरिका। इनकी बुक जो लिखी गई है, हिस्टोरिका बुक लिखी थी। हिस्टोरिका बुक में इन्होंने हिस्ट्री के लिए हिस्टोरे शब्द का इस्तेमाल किया। बेटा, हिस्ट्री के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? हिस्टोरे इस्तेमाल किया गया है। हिस्टोरे वर्ड यूज फॉर हिस्ट्री। ओके, चलिए हम बात करें बच्चों, इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास कहते किसे हैं? तो क्या बताएंगे, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन जिसके तहत किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है। नोट करते चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाना ही है आपको। ओके, अध्ययन कराता है। आप देखिए, अतीत का मतलब होता है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन कराना। इतिहास बीती हुई घटनाओं का अध्ययन कराता है। इतिहास बीती हुई घटनाओं को कभी दोहराता नहीं है, यानी इतिहास अतीत को दोहराता नहीं है। इतिहास अतीत को दोहराने जैसा प्रतीत होता है। इतिहास अतीत को दोहराने जैसा प्रतीत होता है। कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में कि इतिहास की परिभाषा अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। इतिहास क्या है बेटा? तो फिर से लिखेंगे, अतीत, इतिहास अतीत तथा
वर्तमान के मध्य सेतु का कार्य करता है। का कार्य करता है। ओके, यहां तक नोट किया बच्चों? वेरी गुड, लिखते चलना। आप देखिए, इतिहास के माध्यम से हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास के माध्यम से हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर से नोट करेंगे एक बार। इतिहास बीती हुई घटनाओं का अध्ययन कराता है। अध्ययन कराता है, जिसके माध्यम से प्राचीन सभ्यता, संस्कृति तथा समाज की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। नोट करते चलेंगे। तो ये इतिहास को हम समझे। चलिए नेक्स्ट लाइन में। बच्चों, इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है, इसको फिर से हम समझेंगे एक बार। लिखेंगे हिस्ट्री। ओके, आप देखिए, हिस्ट्री को हम देखा जाए मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतिहास को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होगा। कब से शुरू होगा इतिहास और कब तक खत्म होगा। चलिए देखते हैं जरा। बच्चों, इतिहास जो होता है, ठीक है ना, हमारा जो भारत का इतिहास है वो लगभग 60,000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। और कब तक का इतिहास है? आज तक का इतिहास होगा, टुडे, वर्तमान तक का इतिहास। ठीक है ना, कब तक का इतिहास हमको पढ़ना है? वर्तमान तक का इतिहास। यानी कि यहां से बीसी होगा और ये वाला कौन सा होगा? एडी में होगा। आप समझिए बच्चों कि बीसी और एडी को हमको कैसे समझना है बेटा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। आप देखिए, मान लिया हमने एक ग्राफ लिया। ओके, इस तरीके से इसको बनाया। ठीक है, आप देखो बच्चों, आपको पता है कि इस लाइन में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या मान लेते हैं हम? जीरो मान लेते हैं। उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बेटा? जीरो मान लेते हैं। ये रहा जीरो। ओके, हमको इतिहास यहां से लेके यहां तक पढ़ते हुए आना। भाई ऊपर से तो आना है 7000 बीसी से 2021 एडी तक। तो ऊपर से जब हम आएंगे तो आप देखिए, ऊपर के ग्राफ में जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? माइनस में होंगे। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। और जब जीरो के बाद से हम नीचे की ओर चलेंगे तो डिजिट किस में हो जाते हैं? प्लस में हो जाते हैं। डिजिट सभी किस में हो जाएंगे बेटा? प्लस में हो जाएंगे। ओके, +1, +2, +3, +4, +5। तो जो इतिहास हम बीसी में पढ़ते हैं वो घटते क्रम में पढ़ते हैं। वह इतिहास हम किस में पढ़ते हैं बेटा? घटते क्रम में पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, ऊपर से जब हम इतिहास को पढ़ते हुए आएंगे नीचे की तरफ तो घटते क्रम में घटनाओं को पढ़ते आएंगे। यानी कि 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1। तो ये जो घटते क्रम में जिस इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो बीसी हो जाएंगी घटनाएं। और जिन घटनाओं को हम इतिहास का अध्ययन करते समय प्लस में पढ़ते हैं वो सभी घटनाएं किसमें हो जाती हैं? एडी में हो जाती है। ओके, आप देखो बच्चों, बीसी का मतलब जो होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा के जन्म से पूर्व। और बच्चों,
एडी का जो मतलब होगा वो होता है एनो डोमिनी। क्या होगा? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। जैसे बेटा मान लिया एक लाइन बनाई हमने, ठीक है ना, और आप देखो इस लाइन पर हमने क्या किया, यहां पर मान लिया ईसा का जन्म हुआ, यहां पर क्या हुआ, ईसा का जन्म होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बेटा ईसा का जन्म होता है। अब देखो ईसा का जन्म यहाँ पर हुआ, तो ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं होंगी वो सब किस में होंगी? बीसी में। और ईसा के जन्म की घटना के, ईसा के जन्म के बाद की जो घटनाएं होंगी सब वो किस में होंगी? एडी में। बहुत सारे बच्चे इसको आफ्टर डेथ पढ़ते हैं कि एडी मींस आफ्टर डेथ। अगर मान लिया बच्चों ईसा का जन्म यहाँ हुआ, ठीक है ना, मान लिया फर्स्ट सेंचुरी में, और ईसा 50 साल तक जिए, मान लिया 50 साल तक, तो आपका मतलब है कि बीसी जो बच्चे एडी का मतलब एनो डोमिनी आफ्टर डेथ मानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले यहाँ जन्म हुआ, तो जन्म से पहले की घटना बीसी में, ठीक है। और एडी का मतलब आफ्टर डेथ अगर मानते हैं आप तो आफ्टर डेथ मतलब डेथ 50 में हुई थी, ओके, तो यहाँ से बात की घटना एडी में, ओके, यहाँ से बात की घटना एडी में। तो आप बताइए बच्चों कि 1 से लेके 50 तक का जो समय है दुनिया में, इस इतिहास को किस में गिना जाएगा, एडी में या बीसी में? ओके, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, बोले भाई ये तो कहीं ना कहीं हम अब तक एडी का मतलब आफ्टर डेथ गलत समझते आ रहे थे। ओके, तो एडी का मतलब आज हम सही तरीके से समझेंगे। एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद, यानी कि हम घटना ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद इस प्रकार से पढ़ते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया होगा बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखो बच्चों, इतिहास को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। इतिहास को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है? फिर से लिखेंगे एक बार बच्चों, हिस्ट्री। इतिहास तीन महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे ट्रिपल पी मॉडल। इतिहास को समझने के लिए कौन सा मॉडल लेंगे बच्चों? ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है ना। अब ये ट्रिपल पी मॉडल क्या चीज है, देखते हैं अभी ट्रिपल पी का मतलब क्या है। बेटा एक पी का मतलब होता है पर्सन, ठीक है ना, और बेटा एक पी का मतलब क्या है? पीपल। और एक पी का मतलब है प्लेस, ठीक है। इतिहास में यही तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हमको एक पी का मतलब क्या? पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमको प्लेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमको पीरियड की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अवधि, यानी कि समय। जैसे मान लिया यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्यक्ति, और व्यक्ति किस स्थान से है, और वह व्यक्ति किस समय का है। जैसे मान लिया बच्चों कि आप राजा अशोक को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? राजा अशोक को पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको प्लेस व्यक्ति पता चल गया, ठीक है ना, कि हमको अशोक के बारे में पढ़ना है। लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि अशोक कहाँ के राजा थे, अशोक ने शासन कहां से किया, अशोक ने शासन कहां से किया, ठीक है, और अशोक किस समय के राजा थे, किस समय के राजा थे, तो समय, कहां से शासन किया, और अशोक, ये तीन बातें ही इतिहास को पढ़ने में हमको सहायता दिलाती हैं। तो तीन ही चीजें महत्वपूर्ण होंगी, पर्सन, प्लेस और पीरियड। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज है वो पीरियड है, आप इसको ध्यान नहीं रखते, पीरियड मतलब टाइम, ओके, आपको बेटा ये ध्यान नहीं रहता, समय ध्यान नहीं रहता। तो देखिए बच्चों, जब हम इतिहास का क्रमवार अध्ययन करते हैं, एक घटना के बाद एक इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो हमको समय भी याद रखने में कठिनाई नहीं पड़ती है, हमको लगातार समय अपने आप याद होते हुए चलता है, क्योंकि घटनाएं क्रम से पढ़ रहे होते हैं कि इस घटना के बाद ये घटी, इस घटना के बाद ये घटना घटी, ओके, तो इतिहास हमको आसानी से याद होते चलता है और उसका समय भी ध्यान रहता है। ओके, चलिए बच्चों अगला देखते हैं। बेटा इतिहास जो है वो तीन प्रकार का होता है। इतिहास कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का होता है। फिर एक बार लिखेंगे हिस्ट्री। देखिए बेटा वो तीन प्रकार का इतिहास कौन सा होगा? सबसे पहला जो इतिहास होता है उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री।
सबसे पहला हिस्ट्री हम कौन सा लिखेंगे बेटा? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? प्रागैतिहासिक काल। और जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका जो समय माना जाता है, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना जाता है बच्चों, इतना माना जाता है इसका समय। कोई बताएगा बच्चों? बोलो। बताओ बेटा। चलिए मैं बताता हूँ। आप देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना जाता है, वो माना जाता है 7000 से 7000 से बेटा 600, सॉरी 600 नहीं आएगा बच्चों, 2500 ईस्वी। 7000 से 2500 ईस्वी। कहते किसे है प्रागैतिहासिक काल? कोई बताएगा बेटा? चलो देखो, ऐसा इतिहास जिसके स्रोत या साक्ष्य उपलब्ध ना हो, बल्कि उसका अनुमानित अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसका अनुमानित अध्ययन किया जाता है। अनुमानित अध्ययन किया जाता है, यानी कि अनुमानित का मतलब है कि अनुमान लगा के, अप्रोक्स में स्टडी करते हैं उसकी। ऐसा हिस्ट्री जिसकी सोर्स या एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बट उसकी स्टडी हम अप्रोक्स में करते हैं। जैसे कि मनुष्य पत्थर की गुफाओं में रहता होगा, मनुष्य घास की रोटी खाता होगा, मनुष्य कच्चा मांस खाता होगा, है ना। ये सब कहीं लिखित रूप में नहीं मिला है, इसके लिखे हुए एविडेंस कहीं नहीं है। ओके, इसको अप्रोक्स में पढ़ते हैं। तो जिसके सोर्स और एविडेंस अवेलेबल ना हो, ठीक है, उस हिस्ट्री को हम किस में रखते हैं? बोलो। प्री हिस्ट्री में रखते हैं। ओके, बात आ गई यहां तक समझ। प्री हिस्ट्री में अब ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसके सोर्स या एविडेंस अवेलेबल नहीं है? तो देखो बच्चों, वो डायनेस्टी कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का जो इतिहास है, वो प्री हिस्ट्री में आता है, यानी कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। कौन कौन सा इतिहास बेटा? पाषाण काल, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, यानी कि कॉपर, सॉरी स्टोन एज एंड कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये दोनों जो टाइम पीरियड है, ये प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड है। ओके, इसके बाद आता है बेटा प्रोटो हिस्ट्री। कौन सा इतिहास आता है? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। आप देखिए, प्रोटो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? आध ऐतिहासिक काल। बेटा इसका टाइम कब से कब तक रहेगा? तो बच्चों इसका टाइम भी देखते हैं जरा हम लोग, आध ऐतिहासिक काल का, ठीक है। इसका टाइम कब से कब तक माना जाता है? तो बताएगा बेटा? देखिए 2500 से शुरू हो जाएगा ये कब से शुरू होगा? तो ये 2500 से शुरू हो जाएगा। और कब तक रहता है बेटा ये? 600 ईसा पूर्व तक रहता है। क्योंकि 2500 तक था प्री प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो शुरू हो जाएगा। ओके, अब प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं? बीसी में है बेटा, ये सब किसमें है? ध्यान रखना, बीसी में। सारा इतिहास किसमें? ईसा पूर्व। इस इतिहास में हम दो चीजें महत्वपूर्ण समझते हैं, तो लिखेंगे जरा बच्चों। ऐसा इतिहास जिसके स्रोत, जिसके स्रोत
या साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन लेकिन पढ़ नहीं सकते, लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो ऐसे इतिहास, ऐसा टाइम पीरियड जिसके सोर्स एंड एविडेंस आर अवेलेबल है, लेकिन उनको हम रीड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी है जो आज तक किसी से पढ़ी नहीं गई है। तो उस इतिहास को हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। बेटा इस इतिहास में कौन कौन सी डायनेस्टीज आ जाती हैं? जैसे हम बात करें सिंधु सभ्यता, कौन आती है? सिंधु सभ्यता। और कौन सी आ जाती है बेटा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड में काउंट की जाती है। इसके बाद बच्चों आता है हिस्ट्री। तीसरा कौन सा आएगा? हिस्ट्री, यानी ऐतिहासिक काल। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बच्चों कब से शुरू होता है? तो देखिए भाई, ऐतिहासिक काल कब से शुरू हो जाएगा बेटा? भाई 600 से शुरू हो जाएगा, और कब तक रहेगा? आज तक। ठीक है ना। कब तक रहेगा बेटा? आज तक, यानी कि आज तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 600 ये बीसी में शुरू होगा, और ये किसमें? एडी में हो जाएगा, आज तक वाला। इस इतिहास में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं जरा भाई। ऐसा इतिहास जिसके स्रोत या साक्ष्य, सोर्स एंड एविडेंस उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं तथा उसे पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इसकी सोर्स एविडेंस अवेलेबल है, पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड को हम किसमें रखते हैं? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में रखते हैं, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल कब से शुरू हो जाता है बेटा? 600 से। यानी कि कब से शुरू हो जाएगा बोलो? महाजनपद काल से। महाजनपद काल से प्रारंभ हो जाता है कौन? बोलो बच्चों। प्रारंभ हो जाता है कौन? ऐतिहासिक काल के समय। ओके, इसको समझिए। हिस्ट्री को हम 3 टाइम पीरियड में इस तरीके से डिवाइड करके समझते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक बार फिर हिस्ट्री लिखने। बच्चों हिस्ट्री के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। हिस्ट्री जानने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हिस्ट्री को जानने में स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है लिपि। ठीक है ना, स्क्रिप्ट। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है क्या? समय। ओके, आपको सोर्स पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? सोर्स पता होना चाहिए। आपको उस काल की स्क्रिप्ट पता होना चाहिए। आपको उस काल का टाइम पता होना चाहिए। ठीक है ना। दुनिया में 64 प्रकार की लिपि है। कितने प्रकार की बेटा? दुनिया में 64 प्रकार की लिपि है। ओके। और सोर्स जो होते हैं बेटा, ये भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के सोर्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये? 3 टाइप के सोर्स होते हैं। ओके, तो
चले देखते हैं जरा भाई 3 टाइप के जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं। देखो सही से लिखिएगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। सोर्स कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हमको जानकारी होगी। देखिए पहला महत्वपूर्ण सोर्स जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि हिंदी में लिखेंगे इसको पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेसी सोर्स, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत में आता है विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्स। कौन आता है बेटा? विदेशी स्रोत। आप देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आती है बेटा? पुरातात्विक स्रोत में जैसे हम बात करें अभिलेख, सिक्का या मुद्रा, ठीक है ना, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट जानते हैं, स्मारक, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ओके। साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं? बोलो। पुस्तकें क्या आती है बेटा? पुस्तकें जैसे हम बात करें, आपको पता होगा बेटा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, मौर्य काल की जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसकी जानकारी देता है? मौर्य काल की जानकारी देता है। ऐसे ही हम बात करें, देखा जाए तो आपको पता है बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे विजयनगर की साम्राज्य की जानकारी के लिए कृष्णदेवराय का अमुक्तमाल्य, कृष्ण देवराय का अमुक्तमाल्य, अमुक्ता माल्यार, ये ग्रंथ। ओके। जैसे हम बात करें अकबर के काल के राइटर, ठीक है, अबुल फजल का आईने अकबरी या अकबरनामा, शिवाजी के समय का इतिहास उनके गुरु रामदास के द्वारा लिखा गया 10 बोध। हम बात करें फिरदौसी के द्वारा लिखा गया शाहनामा, कुतुबी के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद। हम बात करें तो अनेक राइटर ऐसे मिलेंगे भारत में जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भारत के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे ही बात करते हैं बेटा विदेशी स्रोत। तो देखिए विदेशी स्रोत में क्या मिलते हैं? विदेशी लेखक, विदेशी लेखकों, ठीक है ना, विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। जैसे हम बात करें कौन कौन सी है, आपको पता है बेटा मैगस्थनीज नाम सुने हो? मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था बेटा? इंडिका, ठीक है ना। आप बात करें हेनसांग, कौन आया था हर्षवर्धन के दरबार में? हेनसांग। मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने लिखी थी सीयू की, कौन सी पुस्तक लिखी बच्चों इसने? सीयू की यानी कि द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य संसार के लेख, इसने सीयू की पुस्तक लिखी थी। तो मैं हेनसांग हो गया, ठीक है ना, ओके, खयान हो गया, इतिसिंग हो गया, ठीक है ना, अलबरूनी हो गए, ठीक है, ये विदेशी राइटर थे। माहुयान हो गया, विदेशी राइटर थे, इनके द्वारा भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में, ठीक है। तो ये विदेशी स्रोत, यहाँ तक समझे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है भाई भारत का इतिहास को कितने टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं? भारत के इतिहास को कितने टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं? तो फिर से लिखिए बच्चों एक बार, हिस्ट्री, एक बार फिर से लिखेंगे बेटा, हिस्ट्री
अब देखिए, एक हो जाएगा भारत का इतिहास प्राचीन, तो सबसे पहले लिखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। एक हो जाएगा मध्ययुगीन भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया, मध्य युगीन भारत का इतिहास। और बेटा तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ओके। यानी कि ये हो जाएगा प्री हिस्ट्री, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल देंगे, ठीक है ना, और इसको मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कब से कब तक रहता है? प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक रहता है, कोई बताएगा बेटा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास जो हमारा काउंट किया जाता है, ठीक है, वो मेनली कब से कब तक रहेगा, देखेंगे भाई। 7000 ईसा पूर्व से लेकर, इसको 7000 से ना लिखी बोलते हैं इसको, आप देखिए बेटा, प्राचीन भारत का इतिहास जो होगा इसमें हम सिंधु सभ्यता से लिख लेते हैं, 2500 से लेकर और कब तक रहेगा, 1206 तक, 1206 तक। बेटा 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा, ये बीसी में है और ये एडी में है, ठीक है ना? ये प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। जैसे हम बात करें, बहुत सारे लेखक ने क्या किया है, मध्ययुगीन भारत के इतिहास से प्री मिडवल रख दिया है, यानी कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास। तो पूर्व मध्यकालीन जो इतिहास रहता है बच्चों, वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो रहता है वो हर्षवर्धन की मृत्यु से शुरू हो जाता है। अगर जैसे पूर्व मध्य, इस प्राचीन इतिहास को हम पूर्व मध्यकालीन तक काउंट करेंगे तो ये कहां तक काउंट होगा, 647 तक, हर्षवर्धन की मृत्यु तक। तो लेकिन उसको केवल हर्षरण के द्वारा माना गया है, ठीक है ना। तो मध्ययुगीन भारत का इतिहास फिर कब से शुरू हो जाता है, 1206 से, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर, और कब तक रहेगा बेटा ये, औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी कि 1707 तक। ये जो इतिहास रहेगा ये मध्ययुगीन भारत का इतिहास है, ठीक है, इसको एडी में लिखेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू होता है, 1707 से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू हो जाएगा, और कब तक रहेगा, 1947 तक, 1947 तक का जो इतिहास रहेगा वो आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ लेते हैं, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, ओके। तो बेटा नेशनल मूवमेंट जो शुरू हो जाएंगे वो कब से शुरू हो जाते हैं, नेशनल मूवमेंट जो शुरू हो जाते हैं बच्चों, वो कब से शुरू हो जाते हैं, नेशनल मूवमेंट कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से शुरू हो जाते हैं, और कब तक रहते हैं, 1947 तक रहते हैं, आजादी तक, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, ओके। ये आप इतिहास को समझिए, क्लियर है बात यहाँ तक, बोलो बेटा। तो आप देखिए, हम बात करें, आपने इतिहास को कैटेगराइज करके समझिए, ठीक है। चलिए आप देखो, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, ठीक है, जिसमें हम पाषाण काल को भी शामिल कर लेते हैं, उस समय के इतिहास से लेकर और महाजनपद काल तक, यानी कि कह सकते हैं हम कि खास तौर से वैदिक काल तक का जो इतिहास है वो धातुओं के आधार पर उनके नाम रखे गए, धातुओं के आधार पर उनके नाम रखे गए। जैसे
हम बात करें सबसे पहले बेटा कौन सा लिखते हैं, हम पाषाण काल लिखते हैं। सबसे पहले हम पाषाण काल लिखते हैं। जैसे पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, स्टोन एज। ठीक है भाई, और बेटा स्टोन एज के बाद क्या आ जाता है, बोलो। स्टोन एज के बाद बेटा क्या आता है, कॉपर स्टोन एज, यानी कि इसको लिखते हैं हम ताम्र पाषाण काल। और कॉपर स्टोन एज, और कॉपर स्टोन एज के बाद क्या आता है बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, पूरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। ओके, अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन के बाद क्या आ जाता है, बोलो। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, बात देखिए, या वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। ओके, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैदिक कल्चर या वैदिक एज। आप देखो भाई, हम अगर बात करें इनको इस टाइम किस आधार पर नाम दिया गया है, इनको धातु के आधार पर नाम दिया गया है, मेटल के आधार पर। भाई पाषाण काल बेटा कब से कब तक रहता है बच्चों, पाषाण काल कब से कब तक रहता है, देखो पाषाण काल जो रहता है ना, वो रहता है 2.5 लाख, 2.5 लाख से, ठीक है, 2.5 लाख से 4,000 तक, ठीक है, 2.5 लाख से 4,000 ईसा पूर्व तक। और बेटा जो ताम्र पाषाण काल होता है, यहाँ से शुरू हो जाएगा 4,000 से, और कब तक रहेगा बेटा ये, 2500 तक। कब तक रहेगा, 2500 तक, ठीक है ना। तो ये समय हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। और इसके बाद जो शुरू हो जाएगा वो कौन होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से हो जाएगी, और कब तक रहेगी, 1750 तक, 1750 तक सिंधु घाटी की सभ्यता का समय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति भाई कब से कब तक रहती है, वैदिक संस्कृति बेटा जो रहेगी तो 1750 से नहीं रहेगी। वैदिक संस्कृति जो हो जाएगी वो 1500 से शुरू होती है, ओके, और कब तक रहती है, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 से लेके 1500 तक के जो बीच का इतिहास है उसके बारे में जानकारी आज तक नहीं मिल पाई। ओके, अब आप देखो इन टाइम पीरियड का, इन कालों का जो समय मिलता है वो धातुओं के आधार पर नाम मिलता है। किस आधार पर, धातु, यानी कि पाषाण काल में मानव के द्वारा किसका प्रयोग किया गया था, पत्थर का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया बेटा, पत्थर धातु का प्रयोग किया। जब पत्थर का प्रयोग किया है, ठीक है ना, तो जब पत्थर का प्रयोग किया है हर प्रकार से, रहने के लिए पत्थरों की गुफाएं, लेटने के लिए पत्थर की शिला, पत्थरों के औजार, पत्थरों के कुल्हाड़ी, पत्थरों के भाला, ओके, पत्थरों को आपस में टकरा के आग पैदा किए, पत्थर का व्हील यानी कि उन्होंने पहिया बनाया। ओके, तो यानी जिस काल में मनुष्य के द्वारा पत्थर का प्रयोग किया गया हर प्रकार से, तो उस काल का नाम क्या पड़ा, पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वो पत्थर के बाद, ठीक है, वो मेटल का प्रयोग करने लगा। तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, पत्थर, सॉरी पत्थर नहीं, तांबा, यानी कि पत्थर को मेटल में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया बच्चों, यहां पर पहली बार किसकी खोज की है, तांबा की। तो अभी पत्थर का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि तांबा मिल गया तो एकदम पत्थर छोड़ दिया उसने, ठीक है ना। तो पत्थर का तो प्रयोग कर ही रहा है, लेकिन पत्थर के साथ साथ मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी बेटा, तांबा थी। कौन सी थी, तांबा थी। ओके, जब उसने तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है, तो तांबा धातु का प्रयोग किया तो नाम क्या पड़ा, ताम्र, और पत्थर का भी कर रहा है तो पाषाण, यानी कि ताम्र पाषाण काल। धातुओं के आधार पर नाम तय किया जा रहा है। ओके, कॉपर स्टोन एज, कॉपर के साथ साथ स्टोन का। तांबा जो है बेटा मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु है। कभी क्वेश्चन आए इतिहास से कि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु, तो आंसर में क्या लगाओगे हमेशा,
तांबा को ही ऑप्शन में लगाना है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई 2500 से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा पहले से खोजा हुआ मिला है, उसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी है। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली मेटल कौन सी थी, तो कॉपर ही लगा हुई थी, कॉपर पहले से डेवलप है? अब देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कॉपर पहले से यूज की जा रही है, यानी कि तांबा, इनके द्वारा कौन सी धातु प्रयोग की गई है, तांबा, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने एक चीज की और खोज की, किसकी खोज की थी बेटा, टिन की। किसकी खोज की थी इन्होंने, टिन की खोज की। जब इन्होंने टिन की खोज की, ठीक है, तो फिर ये लोग टिन और तांबा को मिलाकर प्रयोग करते थे। ओके, टिन और तांबा को एक साथ मिलाकर प्रयोग करते थे। और बेटा जब टिन और तांबा को मिलाकर प्रयोग करते हैं तो बताओ टिन और तांबा से क्या बनता है, कांसा। क्या बनता है बच्चों, कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज। क्या बनता है बच्चों, ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कांसा के आधार पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको, कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्ययुगीन सभ्यता, धातुओं के आधार पर नाम रखा जा रहा है। ओके, अब बात आती है वैदिक काल की, यानी कि अभी तक लोहे की खोज बिल्कुल नहीं हुई है। ओके, जब लोहे की खोज नहीं हुई है तो देखते हैं भाई लोहे की खोज किस काल में हुई। अब देखो बच्चों, कभी क्वेश्चन आया कि वैदिक काल में आर्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तांबा ही लगाना। क्या लगाना, तांबा ही लगाना, क्योंकि तांबा सबसे ज्यादा डेवलप मिला है उनको, ठीक है ना। ओके, कांसा भी मिला है, लेकिन वैदिक काल में पहली बार किसकी खोज हुई, लोहा की खोज हुई। किसकी खोज हुई बेटा, आयरन की खोज हुई। ओके, किसकी खोज हो रही है, लोहा की खोज हुई। और जब वैदिक काल में आर्यों के द्वारा लोहा की खोज हुई तो इस काल को क्या कहा गया, लोह युग। क्या कहा गया था बेटा, इस काल को लोह युग, आयरन एज, ठीक है ना, आयरन एज। जैसे इसको बोला गया था कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको कॉपर स्टोन एज, इसको स्टोन एज, इसको क्या बोलते हैं वैदिक काल को, लोह युग, आयरन एज, क्योंकि यहीं पर लोहे की खोज हुई। आप देखिए कभी भी क्वेश्चन आए कि आर्यों की भारत में सफलता का क्या कारण था, भारत में सक्सेस क्यों हुई आर्य, आर्य की सफलता का मुख्य कारण क्या था, लोहे की खोज, ठीक है ना, लोहे की खोज और अच्छी घुड़सवारी उनकी सफलता का मुख्य कारण है। क्योंकि जब लोहे की खोज हुई तो उन्होंने क्या किया, हथियार बनाए, धनुष, तीर, तलवार ये सब बनाए, और घुड़सवारी उनकी बहुत परफेक्ट थी। तो वो युद्ध करने में निपुण थे, इसलिए युद्ध करने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसे जीतने की संभावना रहती है, ठीक है। तो वैदिक काल में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण लोहे की खोज और अच्छी घुड़सवारी, ठीक है ना, यही माना है। तो देखिए जरा, मैंने स्टार्टिंग के 4 टाइम पीरियड बताए थे जिनको किसी न किसी मेटल के आधार पर नाम दिया गया है। ओके, अब आप देखिए हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। पहले हम कॉपर स्टोन एज को पढ़ेंगे बहुत सारे डिटेल में। कॉपर स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद हम ताम्र पाषाण काल को पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल में मानव पहली बार ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित हुआ, यानी कि ग्रामीण संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, यानी कि उससे पहले गांव बना के नहीं रहते थे, अलग अलग लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता होगी, जबकि वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। ओके, तो चलिए बच्चों, ठीक है ना, आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम कल मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलेंगे, ठीक है। पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू सभी बच्चों के लिए।